हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिंक्स ऑफ स्टडी। काफ़ी दिनों के बाद में 2 साल बाद में हम लोगों ने वापस इस चैनल को चालू किया, तो अपना पूरा सपोर्ट दिखाए और हमें हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके जितने लाइक होंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीआरएनए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीआरएनए, क्योंकि हमने एमआरएनए को पिछली क्लास में पढ़ लिया था। पुराने वीडियो पढ़े उनमें आपको मिल जाएंगे एमआरएनए के बारे में, और पीछे का जितना भी चैप्टर है उसके 8 पार्ट पढ़े हैं, तो उनको आप देखें और आगे की क्लास आज से रेगुलर डाल दी जाएगी। तो टीआरएनए हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो टीआरएनए को हम लोग और कौन कौन से नाम से जानते हैं? टीआरएनए को हम लोग बोल देते हैं हस्त्रण आरएनए, हस्त्रण आरएनए। इसको ही हम लोग बोल देते हैं अंतरण आरएनए, हस्त्रण आरएनए, अंतरण आरएनए। इसी को हम लोग बोल देते हैं हस्तांतरण आरएनए, हस्तांतरण आरएनए, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग बोल देंगे ट्रांसफर आरएनए, या फिर इसी को एक नाम से और जानते हैं अभिगमन आरएनए, अभिगमन आरएनए। ये हो गए हमारे टीआरएनए के अन्य नाम। टीआरएनए को हम लोग हस्तांतरण आरएनए, अंतरण आरएनए, हस्तांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और अभिगमन आरएनए के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग इसकी कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि यदि कोशिका के अंदर 100% आरएनए है, 100% आरएनए है, तो कुल आरएनए, कुल 100% आरएनए का कोशिका के अंदर टीआरएनए 16 से 18% तक होता है। कुल आरएनए का टीआरएनए 18% तक होता है। तो मैं लिख देता हूं, कुल आरएनए का टीआरएनए 16 से 18% भाग बनाता है। कुल आरएनए का टीआरएनए 16 से 18% भाग बनाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग घुलनशील, घुलनशील या विलयशील, घुलनशील भी बोल सकते हैं, विलयशील भी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में हम लोग बोल देंगे इसको सोल्यूबल आरएनए। इसको हम लोग घुलनशील आरएनए, विलयशील आरएनए या सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। इसका निर्माण हम लोग देखें, निर्माण यदि हम लोग देखें तो इसका निर्माण होता है केंद्र के अंदर। टीआरएनए का निर्माण कहां होता है? केंद्र के अंदर होता है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सर इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है अनुलेखन के द्वारा, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अनुलेखन होता क्या है, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि डीएनए के अंदर जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो आरएनए में उनका क्या होता है? प्रतिलिपिकरण होता है, आरएनए में वो बदलती है। तो डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचनाएं जाती है, तो ये जानने की जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि को हम लोग क्या बोल देते हैं? अनुलेखन बोल देते हैं। फिर हम लोगों ने इसका निर्माण देख लिया, घुलनशील आरएनए हो गया, ये इसकी कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि टीआरएनए का काम क्या है, कार्य क्या है। इसका कार्य हम लोग देखते हैं। तो टीआरएनए क्या करता है? ये अमीनो अम्लों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो अभी आप बोलोगे सर ये कहां लेकर जाता है इन अमीनो अम्लों को? ऐसे हर कहीं पे ले जाके थोड़ी छोड़ देता है। अभी हम लोग आगे इसकी जो क्रियाविधि पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये टीआरएनए की कुछ बेसिक बातें हो गई, तो देख लेते हैं एक बार दोबारा। टीआरएनए के कुछ अलग अलग नाम हैं, उनमें हो गए, एक नाम हो गया हस्तांतरण आरएनए, अंतरण आरएनए,
हस्तांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और अभिगमन आरएनए। जो टीआरएनए होता है वो कुल आरएनए का 16 से 18% भाग बनाता है और इसको हम लोग घुलनशील, विलयशील या सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए का निर्माण केंद्रक में अनुलेखन के द्वारा होता है। अनुलेखन क्या है? डीएनए से आरएनए बनने की क्रियाविधि को क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं। और इसका कार्य क्या हो गया? टीआरएनए अमीनो अम्लों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यहां तक हो गया क्लियर? अब देखते हैं आगे। इसका एक मॉडल है क्लोवर-लीफ मॉडल। यहां तक ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग इसको आगे। आगे हम लोग देखते हैं इसका कौन सा मॉडल? क्लोवर लीफ मॉडल। अरे लीफ का मतलब क्या होता है? पति। वाइफ वाला पति नहीं, हस्बैंड नहीं, पति, पेड़ वाला पति है ना। जैसे पेड़ की पत्ती होती है उसी प्रकार से इसी की भी स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था। क्लोवर लीफ जो मॉडल था बच्चों वो रॉबर्ट हॉली ने, ठीक है ना, रॉबर्ट हॉली ने 1964 में दिया था। तो क्लोवर लीफ मॉडल है जो टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है ना। तो टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल रॉबर्ट हॉली ने 1964 में दिया था। अब हम लोग देखते हैं इस टीआरएनए की संरचना। उसमें हम इस क्लोवर लीफ मॉडल को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं आगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनानी है और स्ट्रक्चर बनाकर हमें पूरी चीजें समझनी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने टीआरएनए की संरचना बना रहा हूं, आप देखना इसको। टीआरएनए कुछ इस प्रकार का होता है। ये हो जाएगी आपकी टीआरएनए की स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसमें इसके 4 भाग हम लोग पढ़ेंगे। टीआरएनए को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका 3 डेज शिरा। आप बोलोगे मास्टर ये 3 डेज क्या है? तो 3 डेज मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में समझा रखा है। और 5 डेज, अभी आप बोलोगे फिर से सर 5 डेज कहां से आ गया? अभी तो 3 डेज आया था, थोड़ी देर में 5 डेज भी लॉन्च हो गया। तो सारे के सारे वीडियो पीछे वाले वीडियो में समझाए हुए है कि 3 डेज क्या होता है, 5 डेज क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं जो टीआरएनए का 3 डेज शिरा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राही भुजा। ग्राही भुजा। टीआरएनए के 3 डेज शिरे को हम लोग बोलेंगे ग्राही भुजा। और इस ग्राही भुजा पर 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक विशेष क्रम CCA पाया जाता है। यहां पर भी कुछ न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या बनाकर रखते हैं? बंध बनाकर रखते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो आपस में बंध बनाकर रखते हैं। अब बोलोगे सर हमें तो मालूम ही नहीं है बंध कैसे बनते हैं। तो बच्चों पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरीके से पूरा समझाया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इनके बीच में कौन से बंध बनते हैं, क्या क्या बनता है। थोड़ा बहुत मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि मैंने आपको पीछे बताया था एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। और जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। और इससे ज्यादा यदि डिटेल पढ़नी है तो आप पीछे वाले वीडियो को जाइए, उनको देखें और आराम से समझे। फिर यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वापस से उन वीडियो को दोबारा बनाकर डाल दूंगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो टीआरएनए की 3 डेज भुजा होती है, ठीक है ना, उस भुजा को क्या कहते हैं? ग्राही भुजा कहते हैं। और इस ग्राही भुजा या 3 डेज सिरे के ऊपर एक 3 न्यूक्लियोटाइडों का विशेष क्रम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? CCA अनुक्रम। अरे सी क्या है यहाँ पे? साइटोसिल और ए क्या हो जाएगा? एडिनोसिन। साइटोसिल क्या है, एडिनोसिन क्या है, पीछे पूरी बात की हुई है, उनको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो ग्राही भुजा होती है, ठीक है। 3 डेज सिरे को ग्राही भुजा कहते हैं। सर इसको ग्राही भुजा क्यों कहते हैं? अरे शब्द में अर्थ लिखा है ना, ग्राही मतलब कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा, किसको ग्रहण करेगा? ये अमीनो अम्लों को
अमीनो अम्लों को ग्रहण करता है। ठीक है ना, जो सीसीए अनुक्रम है ये अमीनो अम्लों को ग्रहण करता है। ठीक है ना, कहां जुड़ता है, ये यहां पर जुड़ता है। जो एडिनोसिन अमीनो अम्ल है इसके 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह पर जुड़ता है। 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह पर जुड़ता है। कौन जुड़ता है, अमीनो अम्ल। कौन से सिरे के द्वारा, इसका COOH सिरा होता है, इसके द्वारा जुड़ता है। अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बीच में कार्बन होता है, कार्बन की एक साइड में एक वैलेंसी COOH से जुड़ी होती है, एक साइड में NH2 से जुड़ी होती है, और ऊपर और नीचे या तो हाइड्रोजन होता है या कोई ना कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़े हुए होते हैं। तो ये यहाँ पर कौन से सिरे के द्वारा जुड़ेगा, COOH सिरे के द्वारा जुड़ेगा। अमीनो अम्ल की ये बेसिक सी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ऊपर की ओर कोई भी प्रक्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, एक साइड में NH2 होता है, एक साइड में COOH होता है, एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये बातें हो गई पीछे की, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास की। तो 12th क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जो 3 डेज सिरा होता है उसे ग्राही भुजा कहते हैं। इस पे यह अमीनो अम्लों को ग्रहण करता है, और अमीनो अम्ल इस एडिनोसिन के 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह पर जुड़ता है। कौन सी साइड से जुड़ता है अमीनो अम्ल, COOH साइड से। फिर आ गई इसकी कौन सी भुजा, ये 1 नंबर भुजा हो गई, और ये हो जाएगी इसकी 2 नंबर भुजा। तो इसको हम लोग बोलेंगे टी साइन सी। इस भुजा का नाम हो जाएगा टी साइन सी भुजा। अरे भोले बाबा वाला त्रिशूल नहीं है, इसको हम लोग साइन बोलते। क्या बोलते हैं, ये वाला इस चिन्ह का नाम क्या है, साइन। ध्यान रखना इसका, ठीक है ना, टी साइन सी भुजा। और ये टी साइन सी भुजा का दूसरा नाम होता है राइबोसोम जुड़ाव स्थल। राइबोसोम जुड़ाव स्थल। सर इसको राइबोसोम जुड़ाव स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो टी साइसी भुजा है tRNA को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है। ठीक है ना, और बड़ी उप इकाई क्या होती है 50S। अब सर ये क्या होता है राइबोसोम, टेंशन मत लो, अभी आगे RNA पढ़ने वाले उसके अंदर पूरा आ जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। राइबोसोम की जो 50S है 30S है सारी अभी आने वाली है जस्ट थोड़ी देर के बाद में। तो 2 भुजा हमारी कंप्लीट हुई। पहली भुजा ग्राही भुजा, दूसरी भुजा टी साइसी भुजा। टी साइसी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम जुड़ाव स्थल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ती है, और बड़ी उप इकाई कौन सी होती है इसकी 50S होती है। फिर अब बात आती है इसकी, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग बोल देंगे एक्स्ट्रा आर्म या अतिरिक्त भुजा। एक्स्ट्रा आर्म या अतिरिक्त भुजा, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, आपको इसको ध्यान में भी नहीं रखना है। लेकिन अब आती है इसकी मेन इंपोर्टेंट भुजा। इस भुजा को हम लोग बोलेंगे, ये 3 नंबर हो जाएगी आपकी एंटीकोडोन भुजा। एंटीकोडोन भुजा। अब क्या सर एंटीकोडोन भुजा विशेष क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्या पाया जाता है, एक विशेष क्रम पाया जाता है। ठीक है ना, एंटीकोडोन भुजा पर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशेष क्रम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीकोडोन कहते हैं। ठीक है ना, यहां पे लिख देंगे हम लोग एंटीकोडोन भुजा पर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का विशेष क्रम पाया जाता है, जिसे हम एंटीकोडोन
कोडोन कहते हैं। ठीक है ना, कि एंटीकोडोन भुजा पर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशेष क्रम पाया जाता है जिसे हम एंटीकोडोन कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका काम क्या है, तो मैंने आपको एमआरएनए में पढ़ाया था कोडोन क्या होता है, समझ गए क्या? एमआरएनए में मैंने पढ़ाया था आपको कोडोन क्या होता है। कोडोन एमआरएनए पर, सेम परिभाषा, एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का विशेष क्रम पाया जाता है उसे कोडोन कहते हैं। तो ये वाला जो कोडोन होता है वो एंटीकोडोन का पूरक होता है। एमआरएनए वाला जो कोडोन होता है वो इसका पूरक होता है, या फिर हम लोग ऐसे भी कहते थे कि ये एमआरएनए के कोडोन की पूरक भुजा है। एमआरएनए के कोडोन की पूरक भुजा को एंटीकोडोन भुजा कहते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग ट्राई करते हैं, देखो कि सर ये काम क्या है इसका। तो मैंने आपको बताया था कि एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए जो होता है उसके अंदर जो कोडोन होते हैं वो क्या करते हैं, अमीनो अम्ल की सूचना रखते हैं। अमीनो अम्ल की क्या रखते हैं, अमीनो अम्ल की सूचना रखते हैं। ठीक है ना, एमआरएनए के जो कोडोन होते हैं वो अमीनो अम्ल की सूचना रखते हैं। तो मान लेते यहां पर कोई कोडोन आ गया AUG, यहां पे कोई कोडोन आ गया AUG, कैपिटल में लिखते हैं कोडोन को पूरे को, ध्यान रखना। यहां पे कोई एंटी कोडोन आ गया AUG, सॉरी, इसको ऐसे देखते हैं कि ये कोई एमआरएनए है, ठीक है ना, और इसके ऊपर कोई कोडोन है AUG, समझ गए क्या? ये क्या है, एमआरएनए है और एमआरएनए के ऊपर ये कोई कोडोन आ गया AUG। तो यहां पर क्या होगा, इस AUG का पूरक क्रम पाया जाता है, समझ गए क्या? इस AUG का पूरक क्रम कहां पर पाया जाएगा, इसके ऊपर। AUG का पूरा A के सामने क्या आता है, हमेशा T, लेकिन T तो आरएनए में होता ही नहीं है, तो T के स्थान पे क्या होता है, U होता है। अरे थाइमीन के स्थान पे यूरेसिल होता है, और U के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा A, और G के सामने क्या आ जाएगा C। तो ये AUG क्या है, एक कोडोन है, और UAC क्या हो गया, इसका एंटी कोडोन हो गया। तो जब ये टीआरएनए AUG के साथ में आकर जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा, तो ये AUG है क्या है, कोडोन है, और इसके अंदर किसकी सूचना है, अमीनो अम्ल की सूचना है। और जो AUG कोडोन होता है वो कौन से अमीनो अम्ल की सूचना देता है, मिथ्योनिन। ये कौन से अमीनो अम्ल की सूचना देता है, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल की सूचना देता है। तो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ग्राही भुजा क्या करती है, अमीनो अम्लों को ग्रहण करती है। तो ये कौन से अमीनो अम्ल को ग्रहण करेगी, जो अमीनो अम्ल इस कोडोन के हिसाब से, ठीक है ना, जो एमआरएनए का कोडोन है उसके हिसाब से जो अमीनो अम्ल होगा, जैसे AUG के हिसाब से कौन सा होता है, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल होता है, तो वो ही अमीनो अम्ल यहां पर जाकर जुड़ता है। कि सिर्फ इसको कैसे पता चलता है कि कौन सा जुड़ेगा और कौन सा नहीं जुड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक भुजा भी और बाकी है, DHU भुजा। और इस भुजा को हम लोग, अच्छा सबसे पहले इसका नाम हो जाता है, पूरा नाम हो जाएगा इसका डाई हाइड्रो यूरिडीन भुजा, डाई हाइड्रो यूरिडीन भुजा, ये हो जाता है DHU भुजा का पूरा नाम। तो इस भुजा को हम लोग एंजाइम स्थल भी कहते हैं। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम स्थल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एंजाइम पाया जाता है, और एंजाइम कौन सा होता है, यहाँ पे होता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है ना, यहाँ पे एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि मनुष्य के शरीर में तो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, समझ गए क्या? तो एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भी कितने प्रकार का होता है, 20 प्रकार का होता है।
ठीक है ना। प्रत्येक अमल के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार का एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे मान लो एयूजी कोडोन आया, ठीक है ना, और उसका एंटीकोडोन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एयूजी कोडोन में कौन से कोडोन की कौन से अमीनोमल की सूचना है, मिथ्योनिन अमीनोमल की सूचना है। तो ये क्या करेगा, एयूजी यहाँ पे क्या बोलेगा कि तेरे को कौन से अमीनोमल को जोड़ना है, मिथ्योनिन अमीनोमल को जोड़ना है। तो ये क्या करेगी, ये भुजा यहाँ से वो एंजाइम निकालेगी, एंजाइम स्थल या एंजाइम जो भुजा है, डीएचयू भुजा है, ये यहाँ से वो एंजाइम निकालेगी, वो एमिनो एसाइल सिंथेटेज निकालेगी जो कौन से को, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल को सक्रिय करेगा, ठीक है ना। मान लिया यहां पर कौन पड़ा है, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल किसी कोशिका द्रव्य में कहीं पे पड़ा हुआ है। तो यहां से एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम निकलेगा और इसको जाकर क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा, एक्टिव कर देगा। और जैसे ही कोई चीज एक्टिव होती है, हमें बताया वहां पे एटीपी का अपघटन होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस जगह पे क्या आ जाएगी, उसमें ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पे मिथ्योनिन के पास ऊर्जा आ जाती है और ये यहाँ से भग के कहां पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़े जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, एक चीज और कि सर कोडोन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समझो जो कोडोन होते हैं वो 64 प्रकार के होते हैं। कोडोन कितने प्रकार के होते हैं, 64 प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे सर 64 प्रकार के कोडोन के लिए क्या टीआरएनए भी अलग अलग होते हैं, हाँ। तो 64 प्रकार के कोडोनों के लिए टीआरएनए 61 प्रकार के होते हैं। अब सर ये क्या बात हुई कि कोडोन 64 है, टीआरएनए 61 है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम अलग अलग पाए जाते हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 64 प्रकार के कोडोन होते हैं, उनके लिए 61 प्रकार के कोडोन होते हैं। मास्टर ये क्या बोल रहे हो, पगला गया क्या भाई, कोडोन 64 है और जो कोडोन 64 है और जो टीआरएनए है वो केवल कितने हैं, 61 है। अरे नहीं, होता क्या देखना, मैं बताता हूं आपको। 61 प्रकार के टीआरएनए इसलिए होते हैं क्योंकि जो 3 कोडोन होते हैं, 3 कोडोन कौन से, मैंने आपको एमआरएनए में भी बताया था, उसको आप जाके रिपीट करना। मैं बता देता हूं, यूएए, यूएजी और यूजीए, इनके अंदर किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल की सूचना नहीं पाई जाती है। इनमें किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल की सूचना नहीं पाई जाती है, तो ये इनके लिए कोई भी प्रकार का टीआरएनए नहीं होता है। इसलिए हम लोग इन तीनों कोडोनों को क्या बोलते हैं, समापक कोडोन भी बोलते हैं, समापक कोडोन भी बोलते हैं। और आपकी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारंभक कोडोन कौन है, समापक कोडोन कौन है। प्रारंभक कोडोन मैंने आपको उसमें पढ़ाया था एमआरएनए में, प्रारंभक कोडोन कौन सा होता है, एयूजी होता है। और समापक कोडोन 3 होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए, चाहे जो आपके रिक्त स्थान वाले हैं उनमें आए, या फिर 1 नंबर की इनकी परिभाषा पूछ लेता है। और परिभाषा मैंने एमआरएनए में आपको करवाई है। तो ये हमारा टीआरएनए कंप्लीट होता है। तो टीआरएनए को हम लोग देखते हैं, वापस से एक बार रिवीजन सरसरी तौर पे इसका शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि जो टीआरएनए का 3D सिरा होता है उसे ग्राही भुजा कहते हैं और उसके ऊपर सीसीए एक विशेष प्रकार का अनुक्रम पाया जाता है। इसको ग्राही भुजा इसलिए कहते हैं क्योंकि अमीनो अम्लों को ग्रहण करता है और यहाँ जो अमीनो अम्ल है वो एडिनोसिन के 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह पर आकर COOH समूह के द्वारा जुड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी भुजा है उसको T-साइसी भुजा बोलते हैं और इसको हम लोग राइबोसोम जुड़ाव स्थल कहते हैं। राइबोसोम जुड़ाव स्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है किसको, टीआरएनए को। ये जो होती है ना भुजा, ये टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ती है। फिर आ गई तीसरी भुजा एंटीकोडोन भुजा। तो हम लोगों ने देखा कि एंटीकोडोन भुजा पर 3
तीन न्यूक्लियोटाइडों का या तीन नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशेष क्रम पाया जाता है जिसे एंटीकोडोन कहते हैं। एंटीकोडोन भुजा के आधार पर जो टीआरएनए होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 61 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि तीन कोडोन समापक कोडोन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। इनके लिए किसी भी प्रकार का टीआरएनए नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? समापक कोडोन बोलते हैं। और कोडोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 64 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज और सीखी, जो एयूजी कोडोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक कोडोन बोलते हैं। और ये कौन से अमीनोमर को कोडित करता है? ये मिथ्योनिन अमीनोमर को कोडित करता है। फिर हम लोगों ने देखा तो प्रारंभिक कोडोन एयूजी हो गया, तो प्रारंभिक अमीनोमर हर प्रोटीन में, चाहे कोई सी भी प्रोटीन बने उसमें प्रारंभिक अमीनोमर क्या होगा? मिथ्योनिन होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी चौथी जो भुजा थी डीएचयू भुजा, उसका पूरा नाम देखा हमने डाई हाइड्रोयूरिडीन भुजा, और इसको हम लोग एंजाइम स्थल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है जो अलग अलग प्रकार के अमीनोमरों के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। 20 प्रकार के अमीनोमर होते हैं, तो उनके लिए एंजाइम भी 20 प्रकार का होता है। तो आज का जो सेशन था, आज की जो क्लास थी, यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू। और इसी प्रकार से डेली कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, आप लगातार जुड़े रहे और आपका बायोलॉजी का सिलेबस यहीं पे यूट्यूब पे पूरा कवर करवा दिया जाएगा। वेल डन।